वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 501 के लेक्चर नंबर 12 से लेकर 22 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRP, इसकी अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यही है। अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पहले ये ज़रूरी है जानना कि प्लानिंग क्या है, क्योंकि प्लानिंग जब आपको समझ में आएगी तभी आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को भी समझ सकेंगे एंड व्हाई इज़ इट नीडेड, और ये ज़रूरी भी क्यों है। प्लानिंग की हम बात करते हैं, सिंपल प्लानिंग की, कि व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग क्या है। प्लानिंग होती क्या है, प्लान किया जाता है। प्लान्स होते हैं, ये मेथड हैं, कुछ तरीका होता है, मेथड होता है ताकि अचीव किया जाए डिज़ायर्ड रिजल्ट। जब भी प्लान बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है, तो उसके ज़रिए डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करना होता है, इसीलिए किया जाता है। और गोल्स या ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक रिजल्ट्स होते हैं जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। कोई भी ख़ास रिजल्ट होता है जिसको अचीव करना चाहते हैं। सो इसी वजह से प्लानिंग जो है वो क्या है, प्रोसेस है इस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव और कोर्स ऑफ एक्शन, प्रायर के लिया जाए एक्शन। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं, ये जो है प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए टॉप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में टॉप मैनेजमेंट शामिल होती है, डिटरमाइन करती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव और किस तरीके से वो अचीव होंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हम बात करते हैं, ये जो है प्रोसेस होता है सिस्टमेटिकली तौर पर रिव्यू करने का ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अब जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है तो ऐसी प्लानिंग है जो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है एक्चुअली। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टमेटिकली तौर पे इनके एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए रिव्यू किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ताकि इंश्योर किया जाए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ, यानी जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अवेलेबल हों जब उनकी ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के? इनेबल करना ऑर्गेनाइजेशन को कि एंटिसिपेट किया जाए उनकी जो फ्यूचर की HR नीड है, ह्यूमन रिसोर्स नीड है, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए प्रैक्टिसेस जो कि हेल्प करे पूरा करने में उन नीड्स को। सो बेनिफिट्स की हम बात करें HR प्लानिंग की, ये हेल्प करता है प्लान करने में जॉब असाइनमेंट, हेल्प करता है मुकाबला करने में जो फ्लक्चुएशंस आती है स्टाफिंग में, आइडेंटिफाई करता है रिक्रूटिंग नीड्स, प्रोवाइड करता है दूसरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी। प्लानिंग इंक्लूड्स फोरकास्टिंग, प्लानिंग में फोरकास्टिंग भी शामिल है। फोरकास्टिंग की बात करें इसको किया जाता है दो बेसिक एरियाज के अंदर, जो कि है डिमांड फोरकास्ट ऑफ वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सप्लाई फोरकास्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए टॉप मैनेजमेंट, जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया, डिटरमाइन करती है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस हैं। अब एक तो इसमें ये कि टॉप मैनेजमेंट करेगी और पूरी की पूरी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्पसेस हैं और ऑब्जेक्टिव और किस तरीके से उनको अचीव किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, हर डिपार्टमेंट का हम कह सकते हैं कि अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। HR का जो है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, HRIS। ये सिस्टम्स होते हैं जिसके ज़रिए कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है डेटा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से होता है। जॉब एनालिसिस की बात करें, इसमें क्या होता है कि स्टडी किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है जॉब्स को प्रोसेस के ज़रिए, जो कि जाने जाते हैं जॉब एनालिसिस के तौर पे, और ये जो है वाइटल पार्ट होता है किसी भी HRM प्रोग्राम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोग्राम का। जॉब एनालिसिस यूज़ करते हुए एक्वायर की जाती है इन्फॉर्मेशन कुछ इन एरियाज़ के अंदर, जैसे कि मेजर ड्यूटीज़ या फिर जो एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड है और कंडीशंस जिनके अंदर जॉब जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। जॉब एनालिसिस डिफाइन की हम बात करें, ये जो है सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है कलेक्ट करने का और जजमेंट देने का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि एक जॉब से रिलेट करती है। जॉब एनालिसिस प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए आप डिटरमाइन करते हैं ड्यूटीज़ और जो नेचर होती है जॉब्स की, और जो लोगों की काइंड है जिनको हायर करना चाहिए उनके लिए। सोर्सेस ऑफ डेटा, डेटा कहाँ से आता है? जो मेन सोर्सेस है कलेक्शन ऑफ डेटा की जॉब एनालिसिस के लिए, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो कुछ यहाँ से आता है, एम्प्लॉयज़ से, सुपरवाइजर्स से जो कि लो लेवल के मैनेजर हैं, इसके अलावा मैनेजर्स और जॉब एनालिस्ट HR का, आउटसाइड कंसल्टेंट जो बाहर से आते हैं, और सुपरवाइज़र या मैनेजर वगैरह। प्रॉब्लम जो होती है जॉब एनालिसिस से वो ये होती है कि टू लेंथी होना, टाइम कंज्यूमिंग होना, रिक्वायर करता है बहुत ज़्यादा पेशेंस, सब्र, और ये रिफ्लेक्शन भी हो सकता है स्टीरियोटाइप की भी।
सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करें एचआरपी, सो ये प्रोसेस होता है सिस्टमेटिकली तौर पर रिव्यू करने का ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ताकि इंश्योर करें कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो हो रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ और अवेलेबल भी हों जब उनकी ज़रूरत हो। ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग टेक्निक्स की बात करें, इसमें ज़ीरो बेस्ड फोरकास्टिंग आती है। अब ये मेथड यूज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन की करंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर देखने के लिए जो फ्यूचर स्टाफिंग नीड है। बॉटम अप अप्रोच की बात करें, एक ऐसी फोरकास्टिंग मेथड जिसके अंदर हर सक्सेसिव लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट होते हुए लोएस्ट के साथ फोरकास्ट करता है उसकी एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट, ताकि अल्टीमेटली तौर पर प्रोवाइड करे एग्रीगेट फोरकास्ट जो है एम्प्लॉयमेंट मेथड्स का। यूज़ ऑफ मैथमेटिकल मॉडल की हम बात करें, सो मैथमेटिकल मॉडल्स असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं फोरकास्ट करने में एचआर रिक्वायरमेंट। और साइमुलेशन की हम बात करें, आजकल के दौर में साइमुलेशन काफ़ी कॉमन एक चीज़ हमें देखने में आती है। इवन के गेम्स भी साइमुलेशन है। साइमुलेशन का लिटरल मीनिंग यही है कि एक ऐसी चीज़ जो कि असली की तरह लगती है लेकिन वो असली नहीं होती। सो एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए एक्सपेरिमेंटिंग किया जाता है रियल वर्ल्ड सिचुएशन के साथ एक मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस सिचुएशन को। फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की हम बात करें, सो एक रिक्वायरमेंट फोरकास्ट असल में एक एस्टिमेट होता है, अंदाज़ा किया जाता है नंबर्स का और जो काइंड ऑफ एम्प्लॉय के किस तरह के एम्प्लॉय जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर डेट में, ताकि गोल्स को रियलाइज़ करें। तो ज़ाहिर बात है, देखना पड़ता है ना कि किस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी तरह के एम्प्लॉय को रख लेंगे, ऐसा नहीं होता। सो फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी की हम बात करें, सो डिटरमाइन किया जाता है कि क्या फर्म जो है वो कर सकेगी सिक्योर करना एम्प्लॉय को जो नेसेसरी स्किल्स हैं, और कहाँ किन सोर्सेज से इंडिविजुअल जो है वो उनको ऑब्टेन किया जाएगा, वो कहलाया जाता है अवेलेबिलिटी फोरकास्ट। सो सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़ फोरकास्ट की बात करें, सो जब एक कंपैरिजन जो है रिक्वायरमेंट का और जो अवेलेबिलिटी का इंडिकेट करता है सरप्लस, वर्कर सरप्लस, वो रिजल्ट होगा रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग, रिड्यूस आवर, अर्ली रिटायरमेंट या फिर ले ऑफ, ताकि करेक्ट किया जाए सिचुएशन को। रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग की हम बात करें, सो जब एक फर्म इम्प्लीमेंट करती है रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग पॉलिसी, वो वर्कफोर्स को रिड्यूस करती है, रिप्लेस ना करते हुए एम्प्लॉयज़ को जो लीव कर रहे हैं, यानी कि जो लोग हैं बस वही हैं, कोई छोड़ के चला जाता है तो नया कोई हायर ना किया जाएगा, ये है इसमें ये होता है। रिड्यूस आवर में क्या होता है कि जब डिक्लाइनिंग डिमांड आ जाती है तो जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड है उसको कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है कि ज़्यादा घंटे काम हो रहा था तो कम घंटे काम होगा। अर्ली रिटायरमेंट होती है, सो अर्ली रिटायरमेंट कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉय की, ये भी एक तरीका है ताकि वर्कर की सप्लाई को कम कर दिया जाए। और फिर ले ऑफ, ज़ाहिर बात है, एक ऐसा तरीका है जो कि अगर बगैर किसी वैलिड रीज़न के होता है तो फिर वो इल्लीगल भी हो सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, इल्लीगल भी होता है अगर किसी वैलिड रीज़न के बगैर निकाला जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, फ़र्म के पास अगर कोई चॉइस नहीं है तो उसको कभी-कभी निकालना भी पड़ सकता है उसके वर्कफ़ोर्स को। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर फ़र्म को बहुत केयरफुली तौर पे निकालना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह फ़र्म के ऊपर कोई लीगल जो है वो कार्रवाई भी कोई की जा सकती है। सो एचआर हायरिंग प्रोसेस की हम बात करें, इसमें रिक्रूटमेंट आ जाती है। इसमें जो है क्या होता है, ट्रैक किया जाता है इंडिविजुअल को टाइमली बेसिस के ऊपर, सिलेक्शन की जाती है। सो यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है एम्प्लॉई को, जिसमें हायर या नो हायर के डिसीजन होते हैं कि हायर किया गया नहीं किया गया। फिर सोशलाइजेशन होती है, जब एम्प्लॉई आ चुका है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओरिएंटेशन दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, जिस तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ओरिएंटेशन होती है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी ओरिएंटेशन होती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल सके है। और सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, अब रिसोर्स कहाँ से रिक्रूट किया जाए एम्प्लॉयज़ को। सो दो मेन सोर्सेस होते हैं, एक तो एक्सटर्नल बाहर से, या इंटरनली भी कभी कभी किया जाता है। इंटरनल रिक्रूटिंग सोर्सेस की बात की जाए, सो प्रमोशन कर दिया जाता है। एक एम्प्लॉय जो कि एंट्री लेवल पे आया उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब दे दी आगे की, जॉब पोस्टिंग भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है पॉलिसी जॉब पोस्टिंग की इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्सेस के तौर पर। कॉन्टैक्ट और रेफरल भी होता है, बहुत सी कंपनी ये पाती हैं कि एम्प्लॉय उनके मदद करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। और एक्सटर्नल रिक्रूटिंग की बात करें, बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो उसमें कहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज जाते हैं, फर्म्स जाते हैं। अक्सर आप देखते हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में कंपनी वाले आते हैं और वो देखते हैं एम्प्लॉयज़ को, मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखते हैं और उनमें से वो कुछ को सिलेक्ट भी कर लेते हैं।
इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स वो जो दूसरी फ़र्म्स हैं, उनके एम्प्लॉइज़ को भी आप अपनी तरफ का फ़र्म जो है वो देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर के पास कोई अच्छा एम्प्लॉयी है, तो वो उसको अपनी तरफ लाने की भी कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा पैकेज ऑफ़र करके। और फिर जो दूसरी फ़र्म्स हैं, उनसे भी ज़रूरी नहीं है कॉम्पिटिटर, बल्कि दूसरी फ़र्म्स में भी अगर कुछ काबिल लोग हैं, तो उनको भी। और अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई अनएम्प्लॉयड एलिजिबल है, तो ऑब्वियसली बात है, वो भी बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ओल्डर इंडिविजुअल्स कभी-कभी कुछ ओल्डर इंडिविजुअल्स भी ज़ाहिर-सी बात है जो काम है एक ऐसी जॉब है जो ओल्डर इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, तो उनको भी हायर किया जा सकता है और कुछ ऐसी पोस्टें भी होती हैं जहाँ पर रिटायर्ड लोग भी काम कर रहे होते हैं। और मिलिट्री पर्सनल को भी हायर किया जाता है, स्पेशली जो सिक्योरिटी पर्पसेस हैं, ज़ाहिर बात है, सिक्योरिटी ही इनका मेन काम होता है, तो ऑब्वियसली बात है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए मिलिट्री पर्सनल को हायर करना एक अच्छा ऑप्शन होता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स भी होते हैं कुछ, जो कि खुद ही ज़ाहिर बात है अपना काम कर रहे होते हैं, उनको भी। सो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के जो तरीके होते हैं उसमें हमारे पास एडवर्टाइजिंग आ जाता है, एक तरीका होता है जिसके ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ की नीड जो है फर्म के साथ पब्लिक को किया जाता है। और इसमें कई सारे मीडियाज़ का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो के ज़रिए आप देखते हैं एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें सिर्फ आवाज़ ज़ाहिर बातें शामिल होती है, न्यूज़पेपर होती है जिसमें टेक्स्ट तो होता है, लिखे हुए वर्ड्स तो होते हैं, साथ में कुछ तस्वीरें भी होती हैं, कलरफुल तस्वीरें भी इसमें हो सकती हैं। टेलीविज़न तो एक बहुत कॉमन तरीका है, थोड़ा पुराना भी है अब तो, और ऑब्वियसली बात है एक बहुत कॉमन तरीका है एडवर्टाइजिंग का। इसके अलावा जो इंडस्ट्री की पब्लिकेशंस होती हैं, जो भी पब्लिश होती हैं चीज़ें वो, और आज के दौर में हम देखते हैं इंटरनेट। इंटरनेट की एडवर्टाइजिंग हमारी हर जो ज़्यादातर जो डिवाइसेज़ हम आज के दौर में यूज़ कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर पे भी, हमारे अ, ल लैपटॉप और जो हमारे टैबलेट पीसी है, और इसके अलावा ये हमारे फ़ोन पे भी हम देखते हैं कि इंटरनेट की एडवर्टाइजिंग हमें दिखाई देती है। और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो कि हेल्प करती है फ़र्म को रिक्रूट करने में एम्प्लॉइज़। अब ये एक ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जिनका काम ही यही होता है। सो ये मदद करती हैं, और ये इंडिविजुअल्स की भी मदद करती हैं ताकि उनको जॉब मिल सके। एक तरफ तो फ़र्म को लोग मिल जाएँगे और इंडिविजुअल्स को भी फ़ायदा होगा, उनको भी जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा रिक्रूटर्स होते हैं, मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है रिक्रूटर्स का वो होता है टेक्निकल और वोकेशनल स्कूल्स के साथ, इसके अलावा कम्युनिटी कॉलेज और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। स्पेशल इवेंट्स होते हैं, ये जो रिक्रूटिंग मेथड है जिसमें जो है वो एफोर्ड होती है सिंगल एम्प्लॉयर के पार्ट के ऊपर, या फिर जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है, ताकि अट्रैक्ट किया जाए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंटरव्यूज़ के लिए। इंटर्नशिप भी एक तरीका है जिसमें ज़ाहिर बात है एक फ्रेश एम्प्लॉई को रखा जाता है। सो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ रिक्रूटिंग है जिसमें स्टूडेंट को, ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो अ, होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो जाते हैं, या फिर जिन्होंने न्यूली जो है वो कोई अ, अपनी डिग्री कंप्लीट की होती है, उनको रखा जाता है एक टेम्परेरी जॉब में, और कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कंपनी की तरफ से कि वो परमानेंटली हायर कर लें स्टूडेंट को, या फिर ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो एक्सेप्ट करें एज अ परमानेंट पोजीशन जो है। स्टूडेंट के ऊपर भी ज़ाहिर बातें नहीं होती ऑब्लिगेशन। सो अल्टरनेटिव टू रिक्रूटमेंट, अगर हम बात करें इसके अल्टरनेटिव की तरफ हम जाते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव भी क्या है? अगर रिक्रूटमेंट कंपनी नहीं कर रही है खुद से, तो क्या है? तो वो आउटसोर्सिंग कर सकती है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र की जाती है एक एरिया ऑफ सर्विस को, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, ना कि इंटरनल एम्प्लॉई। ये भी एक है। कंटिंजेंट वर्कर भी होते हैं। कुछ ऐसे वर्कर होते हैं कंटिंजेंट, जो कि पार्ट टाइमर्स होते हैं, टेम्परेरीज़, इंडिपेंडेंट, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह। यानी ये कोई फुल टाइम आके काम नहीं करेंगे, 9 टू 5 वाली जॉब नहीं करते। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ वक़्त के लिए आ जाते हैं। 2 से 3 आवर्स के लिए आ जाएँगे, ऐसे लोग होते हैं, या फिर टेम्परेरी तौर पे वर्क कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो ये तमाम लोग आ जाते हैं। आज के दौर में इनकी काफ़ी हमें देखने में आता है कि इस तरह के काफ़ी लोग हमें देखने में आते हैं। और प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस अप्रोच को यूज़ करते हुए एक फर्म जो है टर्मिनेट करती है कुछ या ज़्यादा उसके एम्प्लॉई को, और एक लीजिंग फर्म फर्म जो है, कंपनी जो है वो हायर कर लेती है उनको यूजुअली सेम सैलरी के ऊपर, और फिर लीज बैक करती है उसको फॉर्मल एम्प्लॉयर को, जो कि बन जाता है क्लाइंट। और उसके अलावा ओवर टाइम भी होता है कभी कभी, बहुत सी जो स्पेशली जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, ऐसी फर्म्स में ओवर टाइम हमें देखने में आता है, ताकि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो है उसको पूरा किया जाए वर्क वॉल्यूम के अंदर।
जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, ज़ाहिर-सी बात है, उन्हीं से एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा और ज़ाहिर-सी बात है, उनको एक्स्ट्रा भी पे किया जाएगा। एक्स्ट्रा जो ज़्यादा डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए। सो सिलेक्शन प्रोसेस एंड ओवरव्यू, इसके ओवरव्यू की अगर हम बात करते हैं, सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है, चूज़ करने के लिए एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स से उन इंडिविजुअल को जो कि बेहतर सूट करते हैं एक पार्टिकुलर पोजीशन के लिए। और ज़्यादातर मैनेजर्स रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि एम्प्लॉयी सेक्शन जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिज़नेस डिसीजन। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि अफ़ेक्ट करते हैं सेलेक्टिंग प्रोसेस को, उसमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक तो लीगल कंसिडरेशन, जो भी कानूनी चीज़ें हैं वो आ जाएगी। डिसीजन मेकिंग की स्पीड है, ऑर्गेनाइजेशनल की हायरार्की, जो लेवल हम देखते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल, एप्लीकेंट का पूल कितना बड़ा है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो ये कि वो बड़ी या छोटी है, ये भी है, और फिर और भी कई चीज़ें इसमें आ जाती हैं टाइप के अंदर। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया आखिर क्या है, ये भी देखा जाता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, सो मोस्टली जो सिलेक्शन होती है एप्लीकेंट की, वो कुछ इन क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो एजुकेशन है, जो कि ज़ाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लेवल की एजुकेशन हासिल की है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, या उससे ऊपर की है, एमफिल या पीएचडी लेवल की है। कॉम्पिटेंसीज देखी जाती है, कितना काबिल है, एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस भी है या नहीं है, और एक्सपीरियंस है कितना है, और किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, ये भी मैटर करता है। और स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या हैं, एम्प्लॉयज़ के पास ये सारी चीज़ें तो हैं जो ऊपर हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कोई स्किल भी है और कोई एबिलिटी भी है ऐसी जो कि बाकियों में नहीं है। और पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स जो है, जो अपनी खुद की करैक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, एम्प्लॉय की खुद की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो तमाम चीज़ें भी देखी जाएंगी। तो जो स्टेप्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, सबसे पहले इनिशियली स्क्रीनिंग की जाती है, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक होता है, फिर प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट और ऑनेस्टी टेस्ट भी आ जाते हैं। यानी कि इवन के ऑनेस्टी भी देखी जाती है, एक तरफ काबिलियत तो देखी जाएगी, लेकिन एम्प्लॉई को ये भी देखा जाएगा कि वो कितना ऑनेस्ट है। और फिर इंटरव्यू किया जाता है। अब इंटरव्यू में स्ट्रक्चर इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ये होता है कि पहले से क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, अनस्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, बल्कि सिचुएशन, और फिर मिक्स इंटरव्यू भी होते हैं जिसमें पहले से कुछ लिखा हुआ है और फिर कुछ सिचुएशन के मुताबिक बैकग्राउंड को भी देखा जाता है कि कैंडिडेट का ताल्लुक किस बैकग्राउंड से है, वो कहाँ किस बैकग्राउंड से आया है। और कंडीशनल जॉब ऑफर होती है, और मेडिकल एग्जाम या ड्रग टेस्ट भी होते हैं, फिर फाइनल सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट की, सो एक पर्सनल टेस्टिंग एक वैल्यूबल तरीका होता है मेजर करने के लिए एम्प्लॉई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और हंड्रेड ऑफ टेस्ट जो है वो हम देखते हैं डेवलप हो चुके हैं मेजर करने के लिए बहुत से जो डायमेंशन हैं बिहेवियर के। सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉपर्ली डिज़ाइन सिलेक्शन टेस्ट की, सो प्रॉपर्ली डिज़ाइन सिलेक्शन टेस्ट स्टैंडर्डाइज हैं, ऑब्जेक्टिव बेस करते हैं, साउंड नॉर्म्स के ऊपर रिलायबल हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, इससे मुराद यूनिफॉर्मिटी होती है प्रोसीजर्स की, और कंडीशंस जो कि रिलेट करती हैं एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट से। ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, इसको अचीव किया गया जब तमाम इंडिविजुअल जो कि स्कोर कर रहे हैं एक गिवन टेस्ट में, उन्हें हासिल हुआ सेम रिजल्ट्स। नॉर्म्स की बात करते हैं, प्रोवाइड करता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंपेयर करने के लिए एप्लीकेंट की परफॉर्मेंस जो है दूसरों के साथ। रिलायबिलिटी की बात करें, सिमरत किस हद तक सिलेक्शन टेस्ट प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। वैलिडिटी की बात करें, सिमरत किस हद तक एक टेस्ट मेजर करता है जो इसको मेजर करना चाहिए। टाइप्स ऑफ वैलिडेशन स्टडीज़ की बात करें, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है, इसको डिटरमाइन किया जाता है कंपेयर करते हुए स्कोर जो है सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर कुछ एस्पेक्ट से जॉब परफॉर्मेंस के। कंटेंट वैलिडिटी की बात करें, ये टेस्ट वैलिडेशन मेथड है जहाँ पर एक पर्सन परफॉर्म करता है सर्टेन टास्क जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड होते हैं जॉब की वजह से, और या फिर जो कंप्लीट करता है एक पेपर एंड पेंसिल टेस्ट जो कि मेजर करता है रिलीवेंट जॉब नॉलेज को। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें, ये जो है टेस्ट वैलिडेशन मेथड है इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या टेस्ट मेजर करता है जो सर्टेन ट्रेड्स या क्वालिटीज़ जो कि ज़रूरी होते हैं जॉब परफॉर्म करने में। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू की बात करें, सो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है जो कि पीछे भी आपको बताया गया था। यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो आस्क किए जाते हैं। बिहेवियर डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू होता है, एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है जहाँ पे इंटरव्यूअर
यूज़ करता है क्वेश्चन जिनको डिज़ाइन किया गया है कि प्रोब करे कैंडिडेट का जो पास्ट बिहेवियर होता है स्पेसिफिक सिचुएशन में। सो स्ट्रक्चर इंटरव्यू एक इंटरव्यू जिसके अंदर सीरीज होती है जॉब रिलेटेड क्वेश्चन की, जिनको पूछा जाता है कंसिस्टेंटली हर इंडिविजुअल के एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में। मेथड जो इंटरव्यू के 1-to-1 इंटरव्यू होता है, एक टिपिकल एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर एप्लीकेंट जो है वो मिलता है 1-to-1 एक इंटरव्यूअर से, जबकि ग्रुप इंटरव्यू होता है कई सारे एप्लीकेंट्स इंटरेक्ट होते हैं प्रेजेंस में एक या ज़्यादा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से। बोर्ड इंटरव्यू होता है जहाँ पर एक ही जो है वो कैंडिडेट का इंटरव्यू करते हैं कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है फर्म के। स्ट्रेस इंटरव्यू की बात करें, इंटेंशनली क्रिएट करता है एंग्जाइटी इस चीज़ को देखने के लिए कि कैसे एक एप्लीकेंट रिएक्ट करता है स्ट्रेस जो है जॉब के ऊपर। नेग्लिगेंट हायरिंग एंड रिटेंशन की बात करें, सो नेग्लिगेंट हायरिंग जो है वो बन चुकी है क्रिटिकल कंसर्न सिलेक्शन प्रोसेस में, और एक एम्प्लॉय जो है वो हो सकता है रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज़ अनलॉफुल एक्ट के लिए अगर वो रीजनेबली इन्वेस्टिगेट ना करे एप्लीकेंट का बैकग्राउंड और फिर असाइन करना पोटेंशियली डेंजरस पर्सन जो है पोजीशन के लिए जहां वो उनको हार्म कर सके। सोशलाइजेशन की हम बात करें तो रिड्यूस करने के लिए एंजाइटी जो कि नए न्यू एम्प्लॉई को ज़ाहिरी बातें हो सकती है, कई जो है वो अटेम्प्ट्स की जाती हैं ताकि इंटीग्रेट किया जाए उस पर्सन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जो इनिशियल टी एफर्ट जिसको डिज़ाइन किया गया एम्प्लॉयज़ के लिए वो सोशलाइजेशन है। सो जो पर्पसेस हैं सोशलाइजेशन के, सोशलाइजेशन फॉर्मेट्स यूनिक होते हैं हर फर्म के लिए, जबकि कुछ बेसिक पर्पसेस में शामिल हैं कुछ इन एरियाज़ को एम्फसाइज करना है। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, कंपनी पॉलिसीज़ एंड रूल्स है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स है, कॉर्पोरेट कल्चर है, टीम मेंबरशिप है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, डीलिंग विद चेंज एंड सोशलाइजेशन है। स्टेप्स जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस में वो क्या है? सोशलाइजेशन कॉन्सेप्चुलाइज हो सकती है एज अ प्रोसेस जो कि बना है 3 चीज़ों से: प्री अराइवल स्टेज, एनकाउंटर और मेटामॉर्फोसिस स्टेज। हायरिंग प्रोसेस की बात करें, ये कंप्लीट है यहाँ, क्योंकि ओरिएंटेशन या सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो लास्ट स्टेप होता है हायरिंग का। सो अब जो है वो ट्रेनिंग वाला हिस्सा है। सो ट्रेनिंग जो है वो प्रोसेस होती है जहाँ पर लोगों को मिलती है कैपेबिलिटीज़ जो उनको मदद करती है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लोग जो है ट्रेनिंग की वजह से और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, काबिल बन जाते हैं। जितनी ज़्यादा वो ट्रेनिंग करेंगे वो उतने ज़्यादा काबिल बनेंगे। डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, सो डेवलपमेंट के ज़रिए क्या होता है कि एफोर्ट की जाती है ताकि एम्प्लॉई को दी जाए एबिलिटीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। जब एम्प्लॉयज़ को डेवलप किया जाता है तो उनको तैयार किया जाता है फ्यूचर के लिए, और इसको आप इजीली समझ सकते हैं क्रिकेट की एग्जांपल से कि कोई नया प्लेयर आता है तो इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं होता, चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए प्लेयर को डेवलप किया जाता है, मेहनत की जाती है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, और भी ज़ाहिर बात है कई सारे मैचेस जो है वो खिलाए जाते हैं ताकि वो उसको डेवलप किया जा सके फ्यूचर के लिए। सो इसी तरह से एम्प्लॉई को भी फ्यूचर के लिए डेवलप किया जाता है। लर्निंग की हम बात करें, ये जो है क्या होती है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से आता है। जब लर्निंग होती है तो परमानेंट चेंज इंसान के बिहेवियर में आता है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज हम देखते हैं लर्निंग की वजह से। और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन तो लर्निंग करते ही हैं, लेकिन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ऐसी फर्म्स जो कि रिकग्नाइज करती है क्रिटिकल इंपॉर्टेंस कंटिन्यूस परफॉर्मेंस रिलेटेड। सो ट्रेनिंग जो है वो इसमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद लर्न करती है, सीखती है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करती है खुद। ट्रेनिंग डिफाइंड, हम ट्रेनिंग की हम बात करें तो जो हार्ट एक कंटिन्यूस एफर्ट डिज़ाइन का वो है इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग का टिपिकली तौर पे फोकस होता है प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को स्पेसिफिक स्किल्स जो कि हेल्प करें उनको करेक्ट करने में डेफिशिएंसीज उनकी परफॉर्मेंस में। चैलेंजेस भी आते हैं ट्रेनिंग के अंदर,
सो अपग्रेड करना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, उनके स्किल्स को ट्रेनिंग के ज़रिए नेसेसिटी है आज की जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को अगर हम देखते हैं। और ट्रेनिंग प्रोसेस की हम बात करें तो एडजस्टमेंट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो जो है ज़रूरी करता है चेंज को। और जब नीड की ज़रूरत चेंज की ज़रूरत जो है वो पहचानी जा चुकी है और जो फैक्टर जिन्होंने इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरवेंशन उनको कंसिडर किया, सो जो प्रोसेस है डिटरमाइन करने का ट्रेनिंग नीड वो शुरू होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।